तो प्यारे बच्चों, अब आप अपनी तैयारी में आज से ही लग जाइए, क्योंकि दिल्ली शिक्षा विभाग ने टर्म 2 के रिगार्डिंग सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग था, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी भाई पेपर किस तरह से आने वाला है। तो फाइनली भाई आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ये है दिल्ली शिक्षा विभाग का 2021-22 क्लास 9 टर्म 2 और यहाँ पर मैं पेपर लेने वाला हूँ हिंदी। ठीक है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए, समझें, तभी आपके 40 में से 40, 50 में से 50 मार्क्स आ सकते हैं। वीडियो को भी लाइक करके अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में, रिलेटिव में शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से हेल्पफुल कंटेंट, साथ में नई नई अपडेट भी लगातार मिलती रहती हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो पेपर आपके पास है वो 2 घंटे का पेपर होगा। निर्देश आप देख लीजिए किस तरह से आएगा। तो पेपर में आपको 2 खंड है, क और ख। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और सबके आगे जो इनके मार्क्स भी लिखे गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो सेकंड टर्म है वो है राइटिंग, राइट, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आपको क्या था भाई, गोले भरने थे, बट जो सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में लिखने वाला होगा तो आपको राइटिंग का काफ़ी ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है इसमें क में 3 प्रश्न है और ख में 4 प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस तरह का प्रश्न होगा। सबसे पहले आपके पास रहेगा पाठ्य पुस्तक, क्षितिज और कृतिका। क्षितिज में भी गद्य और काव्यखंड, और यहाँ से आने वाले आपके पास 20 मार्क्स, राइट। 20 मार्क्स आपके पठित से आने वाले, 20 मार्क्स आपके ग्रामर से आने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से आपको इनके आंसर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई 5 में से 4 करने, 4 में से 3 करने, सारे के सारे आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं। राइटिंग का फिर से कहूँगा, बेसिकली आप राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे और 25 से 30 यानी कि कम ही शब्द आप लिखें। दो नंबर के 4 प्रश्न होंगे, आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, मेन चीज़ आपको लिखनी है। पहला सवाल है कि सांवले सपनों की याद नामक पाठ में घटित कौन सी घटना सालिम अली के जीवन को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो क्लियर, अगर आपको ये चैप्टर होगा, मैंने लाइव भी पढ़ाया था कि बचपन में सालिम अली ने, उनके पास से एयर गन थी, उससे वो खेलते थे और आसमान में उन्होंने अपने बंदूक से गोली एक गौरैया को, जो नीले पंखों वाली थी, उसे लग गई, तो नीले कंठ वाली। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई वो घायल हो गई गौरैया, और जो सालिम अली उससे ले आए, उसका मरहम पट्टी करी और वो तभी से पक्षी प्रेमी बन गए। उन्होंने सारे गन हथियार छोड़ दिए। दूसरा प्रश्न है, सांवले सपनों की याद नामक पाठ में सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने किन घटनाओं का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई। और यहाँ पर आंखें नम होने से क्या मतलब है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे भाई, आंखें नम का मतलब होता है जो बातें सुनकर के हम दुखी से हो जाते हैं, हम खो से जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, राइट। तो वो बातें क्या होगी, नम करने वाली हो गई। उसके बाद बात करेंगे भाई कौन सी घटना थी। तो यहाँ पर घटना क्लियर नहीं लिखा है, चैप्टर में कहीं भी आपको घटना नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको अपने लॉजिक, उन्होंने पर्यावरण से संबंधित खतरों के बारे में बताया। तो भाई पर्यावरण सालिम अली है, कौन से खतरे बताए होंगे भाई, धीरे धीरे लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, धीरे धीरे पक्षी कम हो रहे, जानवर कम हो रहे हैं, इससे क्या होगा, पर्यावरण का काफ़ी नुकसान होता है। और साथ ही देखो अच्छे लगते हैं पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, हरियाली। तो यहाँ पर यही उन्होंने चित्र खींचा होगा। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ में जो टीले शब्द है, इसे टीले शब्द का प्रयोग किस घटना या संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए कहा है और आपके समझ में टीले शब्द का क्या अर्थ होगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर दूं आपको कि टीले शब्द है क्या। टीले शब्द का अर्थ है रुकावटें, बाधाएं, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, पहाड़ एक तरह से। तो ये आपके टीले हैं। अब देखो, प्रेमचंद के फटे जूते में टीले शब्द का प्रयोग लेखक ने किया है जो सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जिनसे लड़कर के इंसान आगे बढ़ता है। इस कोरोना काल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आई होंगी, लाइक आपके पास फ़ोन नहीं था, स्कूल बंद हो गए थे, इंटरनेट नहीं था, समस्या काफ़ी सारी थी, जिनसे डट करके आपने उनका सामना किया। और आज आप देख रहे हैं कि आपको लगता है कि भाई हिंदी में हमारे 40 में से 40 श्योर हैं, राइट। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कितने बच्चों को लगता है कि हिंदी में 40 में से 40 आपके
आने वाले हैं, यानी कि आपने इतनी अच्छी तैयारी की होगी तो आएंगी ज़रूर। अगला है प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक व्यंग्य लेख है ना, तो व्यंग्य है इसमें, यानी कि सीधी बात ना कह करके घुमाया गया है। इस पाठ को पढ़ करके आपके मन में क्या विचार आया, तो चैप्टर आपने पढ़ लिया, क्या लगा आपको, इस पाठ को पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। सबसे पहली बात है कि व्यंग्य है, दूसरी बात यहाँ पर दिखावा किया गया है। इंसान के पास भले कुछ ना हो लेकिन उस समाज के सामने, फ्रेंड सर्कल के सामने, शादी पार्टियों में अपने आप को सुपर स्मार्ट दिखने की कोशिश करता है। इसके चक्कर में वो अपना नुकसान करता है, कहीं से उधार ले आएगा, कहीं से कर्जा करेगा, कहीं से चोरी वगैरह कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रेमचंद जी कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। और लेखक हरिशंकर परसाई जी भी इसी बात पर के फोकस करते हैं कि देखो भाई, आप जैसे वैसे रहिए, बिल्कुल सिंपल ना बनो भले, लेकिन आप दिखावा मत करो, और इतना दिखावा मत करो कि आपको इससे प्रॉब्लम होगी। आपको कौन सी बात लेखक की आकर्षित करी, तो ये आप अपने इंडिविजुअली आप आंसर लिख सकते हैं। भाई मुझे तो ये लगा कि बार बार वो उनके अंगूठे की बात करते हैं, बार बार भाई तुम्हारा ये सारा ठीक है लेकिन अंगूठा बाहर निकल रहा है। अच्छा तुमने कपड़े ऐसे पहने लेकिन अंगूठा बाहर निकला है। अच्छा आप फोटो खिंचवा रहे लेकिन अंगूठा, बार बार अंगूठे वाली बात वो करते। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर देखो आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और यहाँ पर प्रश्न आपके लिए कितने 4 हैं, ठीक है। तो 4 में से 3 ही आपने लिखने हैं और यहाँ पर देखो फिर से 2-2 नंबर के प्रश्न है और ये काव्य खंड से। पहला प्रश्न है, कैदी और कोकिला नामक पाठ में कवि ने हथकड़ियों को जो हाथ में लगती हैं उनको गहना क्यों कहा। भाई हथकड़ी तो हथकड़ी होती है ना, लेकिन गहना यानी कि जेवर आभूषण क्यों कहा है। हाथ में पहने जाने वाले अन्य गहनों के बारे में क्या जानते हैं। तो देखो सबसे पहली बात है कि उन्होंने गहने क्यों कहा है, क्योंकि गहने पहन करके हम प्राउड फील करते हैं। गहने पहन करके हमें अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। भाई अपने गले में पहना हो, बहुत बढ़िया लग रहा हो, अपने कानों में बड़े लंबे लंबे यहाँ तक लटकते हुए, है ना। तो मैं देखता हूँ शादी पार्टी में कि यहाँ तक लटक रहे होते हैं। कई बार आप मतलब अलग अलग टाइप के आप श्रृंगार करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। यहाँ पर सेम लेखक के हथकड़ियाँ लगी हैं, क्यों, क्योंकि लेखक ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आवाज़ उठाई, जंग लड़ी और वो इसीलिए उन्हें हथकड़ियाँ लगाई है। तो जैसे गहने पहन कर के प्राउड फील होता है, वैसे ही लेखक को यहाँ पर हथकड़ियाँ लगी है, प्राउड फील हो रहा है क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात, हाथ में पहने जाने वाले कौन से आभूषण हैं, तो वे देखो एक तो अंगूठी है, राइट, एक कंगन है, चूड़ी है। इसके अलावा कौन कौन से हाथ में आभूषण पहने जाते हैं यार, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, यूनिक सा आप लिखेंगे जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा, तो ज़रूर मुझे बताएं। दूसरा प्रश्न है, कैदी और कोकिला नामक कविता में कोयल की कूक के बारे में कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल आवाज़ कर रही थी, कूक रही थी, तो कवि का क्या रिस्पॉन्स था, क्या रिएक्शन था, ये बताना है। दूसरा कि कोयल के बोलने को कोयल की कूक कहा जाता है, इसी तरह कौवे के बोलने को क्या कहा जाता है, तो कौवे के बोलने को काव काव कहा जाता है, राइट, ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई कोयल की कूक की क्या प्रतिक्रिया थी। सबसे पहली बात तो ये कि कोयल की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती, राइट, लेकिन यहाँ पर लेखक को उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती क्योंकि लेखक जेल में है। और भैया अगर पड़ोसी के घर में मटर पनीर, राजमा चावल, चिकन मटन और बढ़िया बढ़िया है ना कड़ी पकौड़े बन रहा हो, लेकिन हमारे घर में अगर हमें रोटी भी नसीब नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। सेम दैट ईयर जो लेखक है वो जेल में है और कोयल बाहर से गा रही है, अच्छा नहीं लगा उन्हें। साथ में जो कोयल है उन्हें उकसा रही है, साथ में जो कोयल है वो उन्हें ये बता रही है कि भाई आज़ादी के लिए लड़ो लड़ो। तो ये डिफरेंट प्रतिक्रिया थी, गुस्सा भी आ रहा था। साथ में वो रात में बोल रही है, जबकि रात में सब सो जाते हैं, नींद आती है, लेकिन यहाँ पर कोयल जो रात में बोल रही है तो भी उन्हें बड़ा गंदा लगा। उसके बाद देखो, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में कवि बच्चों के काम पर जाने को धरती के बड़े हादसे के समान क्यों बताया है। आपके अनुसार बच्चों का मुख्य काम क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं भाई बच्चों का मुख्य काम क्या होना चाहिए। तो बच्चों का मुख्य काम है पढ़ाई, सबसे मेन काम है पढ़ाई, खेलना कूदना
राइट, उछल कूद मचाना, शरारतें करना, तो ये बच्चों के काम है। लेकिन अगर वो पढ़ाई छोड़ करके, अगर वो खेल छोड़ करके, अगर वो शरारतें छोड़ करके, नटखटपना छोड़ करके अगर वो काम कर रहे हैं, यानी कि उनके कंधों पे बोझ आ गया, तो ये बहुत बड़ा हादसा है ना। हमारे देश का निम्न होना, हमारे देश का डाउन होना ये इंडिकेट करता है कि जो बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, अच्छा टीचर बन सकता है, अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, वो सिर्फ कुछ पैसे कमाने के पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं हादसा है, बहुत बड़ा हादसा। दोस्त, अगला सवाल है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? यह देख कर के आपके मन में क्या विचार आता है? तो देखो, बहुत जगह हम बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, लाइक कोठियों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, होटल वगैरह में काम करते हैं, और कई बार हमने अखबार बेचते हुए बच्चों को देखा है। तो एक लड़की ने, हमारी क्लास की लड़की ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि भाई रेलवे स्टेशन पर लोग वो बोतल वगैरह उठाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ और यूनिक सा आपके पास है कि बच्चे कहाँ कहाँ काम करते हैं, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। यह देख कर के आपके मन में क्या विचार आता है? तो देखो, दो विचार आएंगे। एक तो ये आएगा कि भाई आपको ये भगवान का, अल्लाह का, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमें ये नहीं करना पड़ रहा है। आपको पढ़ने के लिए आपको नसीब में है आपका। दूसरी बात, आप उन्हें देख कर के कहीं ना कहीं दुखी होंगे, अरे यार ये बच्चे, इनको भी पढ़ना चाहिए, इनको भी स्कूल जाना चाहिए, इन्हें काम पर नहीं रखना चाहिए। कहीं कहीं आपके मन में गुस्सा आ रहा होगा कि भाई जो इनसे काम करवा रहे तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगा वगैरह वगैरह, या कंप्लेन करूंगी। तो ये सारी बातें आपके मन में आ रही होंगी। क्या विचार आता है आपके मन में बच्चों को जब काम करते हुए देखते हैं, स्कूल ना जाते हुए? तो यार मुझे भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसी फीलिंग आती है। ओके, अब हम चलते हैं कृतिका से। तो कृतिका से आपके पास क्या होंगे? 2 ही प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न यहाँ पर तो 2 ही लिखने, और ये 60 शब्दों में, यानी कि इसके जो आंसर होंगे वो बड़े बड़े, थोड़ा सा बड़े होंगे, और लाइक आधा पौना पेज एक प्रश्न का। दूसरा देखो, पहला सवाल है कि मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस तरह की भागीदारी रही? अपने दैनिक व्यवहार के संदर्भ में अपने नानी अथवा दादी से मिली किसी सीख के बारे में। तो सबसे पहले तो देखो कि दादी कहीं जंग में नहीं लड़ी, लेकिन हाँ वो आज़ाद ख्यालों की थी। न ही दादाजी पर उन्होंने अपना थोपा और न ही दादाजी को थोपने दिया। आज़ादी फीलिंग। दूसरी चीज़, उन्होंने अपनी बेटी यानी कि लेखिका की माँ की शादी के लिए किसे जिम्मेदारी सौंपी? प्यारे लाल जी को, जो कि आज़ादी जंग में एक पार्टिसिपेट किया था। तो अपनी बेटी की शादी वो वहाँ करवाना चाहते थे जिसने देश के लिए आज काम किया। तो आज़ादी यहाँ पर झलकती है। दूसरी चीज़ है कि आप अपनी दादी और नानी, तो दादी और नानी के बारे में क्या सीख देती है आपकी दादी नानी? तो बहुत सारी बातें आपकी दादी नानी बताती होंगी, कुछ दादा नाना भी बताते होंगे, है ना। देखो भाई, हम जेंट्स को बिल्कुल साइड कर दिया जाता है। तो यार देखो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, आपको क्या सीख देते हैं? कुछ इंटरेस्टिंग सा और यूनिक सा आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। दूसरा प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के आधार पर समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? इस पाठ में क्या प्रयास किया गया? तो सबसे पहले देखो, जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो एजुकेशन पर फोकस किया गया है। जो महिलाओं की, लड़कियों के बारे में हमारी थिंकिंग है, समाज की सोच है, इन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए, इन्हें जॉब पर नहीं जाना चाहिए, जब इनकी शादी होती है तो इन्हें अपने व्यूज़ नहीं रखने देने, आज़ादी नहीं होगी, सारी चीज़ें इन पर थोपी जाती है। तो इन सब से ऊपर उठे लड़कियां, पहली बात है ना। तो आप क्या कर सकते हैं उनको गरिमा दिलाने के लिए? सबसे पहली बात देखो भाई, सबसे पहले तो आपको स्वयं का पहले पढ़ा लिखा और समझदार होना ज़रूरी है इसके लिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि कहीं किसी के साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा हो, लड़कियों का साथ छेड़खानी हो रही हो, लड़कियों को पढ़ाया ना जा रहा हो, शादी के मामले में कुछ इस तरह की उनके साथ गलत हो रहा हो, तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं, समाज में छोटे छोटे कैंप लगा सकते हैं। आप बड़े हो गए हैं, अब आप
क्या करा आपने, संडे को गली में जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इकट्ठा किया और उन्हें आप बताने लगे कि भाई आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, पढ़ने से ये फ़ायदे होते हैं, साथ ही आप जॉब पे जा सकते हैं, समाज में जो महिलाएं हैं वो क्या नहीं कर सकती हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आप उन्हें बताएंगे। इस पार्ट में इस विषय में क्या प्रयास किया गया, तो पार्ट में प्रयास किया गया है कि जो लड़की उमा है उसकी शादी एक कैरेक्टरलेस लड़के से होती है, उसने आवाज़ उठाई और ये रिश्ता ही ठुकरा दिया। तो कभी आपके साथ इस तरह का ज़बरदस्ती हो तो आवाज़ ज़रूर उठाए, देखो गलत होने नहीं देना है। माटी वाली पाठ के आधार पे बताइए कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। भाई ये तो सवाल ही थोड़ा सा अजीब सा है, मैं अपनी बताऊं तो भूख मीठी कि भोजन मीठा। देखो रियलिटी क्या है, अगर आपको भूख नहीं है, अगर आपको भूख बिल्कुल भी नहीं है, आपका पेट बिल्कुल भरा है या आपका दिल भरा है, कई बार हमारा दिल इमोशनल होता है तो हमें खाने का दिल नहीं करता, क्या आप खा पाओगे? रसगुल्ला दे दिया जाए उस टाइम आपको, या खीर दे दी जाए, आइसक्रीम, बिल्कुल नहीं खाएंगे क्योंकि मन नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भूख मीठी होनी चाहिए, हमें भूख होनी चाहिए। और जब हमें भूख होगी ना तो हम कितना बासी भी खा लेते हैं, हमें जो चीज़ पसंद नहीं होती वो भी खा लेते हैं, है ना। लेकिन ये उल्टा होता है, अगर जब भी हमें भूख नहीं है तो हम अपनी पसंद की वो अच्छी चीज़ भी नहीं खा पाते क्योंकि पेट भरा है, भूख नहीं है। लेकिन यार इसका उल्टा भी मुझे देखने को मिलता है कि अगर बहुत से अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनी हो तो यार मैं 1-2 रोटी एक्स्ट्रा भी खा लेता हूँ, और अगर भोजन थोड़ा टेस्टी नहीं बना है तो 1-2 रोटी की भूख कम भी हो जाती है। बाकी यार आपको क्या लगता है, थोड़ा अपना सा भी आप सवाल एक्सपीरियंस ज़रूर रखें। अब आपके पास आ जाते हैं रचनात्मक, 20 नंबर का होगा। सबसे पहले देखो अनुच्छेद लेखन है। अब अनुच्छेद लेखन में आपको क्या करना है, यहाँ पर शब्द वर्ड लिमिट दे रखे हैं इतना, और ये 5 नंबर का होगा। देखो यहाँ पर पहला है ऑनलाइन पठन पाठन से लाभ, क्या बेनिफिट है हमें ऑनलाइन पढ़ाई से। तो देखो आपको जो ये निबंध नहीं है, अनुच्छेद लेखन है, तो आपको आधा पौना पेज ही लिखना है मैक्सिमम, हद से तक 1 पेज से ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे। ये आपको टॉपिक दे रखे हैं, लाइक देखो भूमिका है, ऑनलाइन पढ़ाई के तरीके, ऑनलाइन पठन पाठन में छात्रों ने अभिभावकों का योगदान, ऑनलाइन पठन पाठन की सीमाएं, पठन पाठन उपयोगिता, उपसाहार। अब आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक दे रखा है आपको मेन टॉपिक ये वाला है, ऑनलाइन पठन पाठन से लाभ, ठीक है। तो अब आपने लाभ के बारे में बताना है कि भाई अगर ये नहीं होता ऑनलाइन पढ़ाई तो शायद हम पढ़ते नहीं, हमारे 2-3 साल जो ख़राब हो रहे वो हो जाते स्कूल बंद होने के बाद। तो इसका बड़ा रोल है, आपने ओवरऑल सारे टॉपिक को समझना है। जैसे भाई ये भी समझ दिया, ये सारे टॉपिक समझ दिए। अब आपने उसके बाद इस पर लिखते जाना है और लिखना एंड तक। ये नहीं कि आप बीच में हेडिंग या इनको आप टॉपिक पॉइंट को लिखोगे, बिल्कुल पॉइंट को आपने नहीं लिखना है। इसी तरह से पानी बचाओ जीवन बचाओ, और इसी तरह से आपके लिए है देश की प्रगति हमारी जिम्मेदारी ही हमारी देशभक्ति है। तो ये जो टॉपिक है बड़े इजी होते हैं, आप लिख सकते हैं, बट आपको क्या करना है, उनके जो संकेत बिंदु है ना उन्हें समझना है, और समझने के बाद उस पर अगला देखो भाई पत्र लिखना आपको। तो पत्र में क्या है आपको कि आपकी गली में नालियों में उचित सफाई और रख रखाव नहीं होने के कारण जो आपकी गली है या नाले वो साफ़ नहीं रहते, कोई कर्मचारी नहीं आता है। अब क्या है कि इससे बचाव के लिए आपने नगर निगम को पत्र लिखना है। जो सबसे पहले सेवा में श्रीमान नगर निगम है ना, दिल्ली नगर निगम वगैरह वगैरह, स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि भाई स्वास्थ्य विभाग को लेटर लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी आपको बताइए, इस मतलब समझना है निवेदन। बाकी पत्र का पूरा फॉर्मेट हमारे चैनल इस डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, आप उससे ज़रूर समझ जाइए किस तरह से आपको अनुच्छेद लिखना है, वो भी पूरा फॉर्मेट बताया है। गणतंत्र दिवस के समारोह पर आपके देश में मनाए जाने वाले समारोह के बारे में तो मित्र को पत्र लिखेंगे, अनौपचारिक पत्र है। तो वह गणतंत्र दिवस पर जो भी आपके स्कूल में हुआ, आपकी गली में हुआ, वो समारोह फंक्शन क्यों मनाया जाता है, तो अपने फ्रेंड को लेटर लिखेंगे, 5 नंबर का आएगा। उसके बाद देखो कोविड-19 के वैक्सीन की उपलब्धता
के बारे में संबंधित अधिकारी से बातचीत करते हुए एक आकर्षक संवाद लेखन, और ये 2 संवाद लेखन होंगे 2.5 नंबर के। देखो 2.5 नंबर का ये है, 2.5 नंबर का ये है। संवाद यानी कि डायलॉग, तो डायलॉग आप इस तरह से, जैसे एक ने बोला, दूसरे, तीसरा, चौथा, सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, इस तरह से होते हैं। तो कोविड वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में आपने बातचीत करनी है। भाई आपके इलाके में वैक्सीन नहीं है, नहीं मिल रहा है, 15 से 18 साल है, कोई भी हो, तो आपने लेटर लिखना है, संवाद बातचीत करनी है कि भाई 2 दोस्तों में आप बात कर सकते हैं कि भाई कह रहा है भाई नहीं मिल रहा, दूसरा कह रहा है नहीं यार हमारे इलाके में तो इजीली मिल जाता है, एक ने कहा कि इससे बुखार आता है, दूसरे ने कहा यार बुखार तो थोड़ा थोड़ा आएगा। तो ये सारी बातें संवाद में आप लिख सकते हैं। बाकी संवाद लेखन कैसे लिखेंगे प्रॉपर, तो उस पर वीडियो बनाया है, ज़रूर जा कर के देखिए, हमारे चैनल पर है प्लेलिस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। 7वां सवाल है, बचाव ही सर्वोत्तम सुरक्षा है, तो इस पर आपको क्या करनी है, लघु कथा, और ये भी जो है 2 लिखने पड़ेंगे आपको 2.5 नंबर के। लघु कथा लेखन में कौन कौन सी बातों को आपने ध्यान रखना है, किस तरीके से लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले, तो यार डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया, आप ज़रूर जा कर के चेक कीजिए और अपना कंप्लीट कीजिए। बाकी देखो छोटी सी कहानी लिखनी है अपने लघु कथा में, जो भी आपको टॉपिक दे रखा है, यानी कि बचाव सर्वोत्तम सुरक्षा है, बचाव ही। कोरोना में हमने ये देखा कि बचाव ही सुरक्षा है। आप जो बाहर घूम रहे फिर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइज़र का यूज नहीं कर रहे, तो उन्हें बीमारी ने काफ़ी परेशान किया। जो लोग सेफ्टीली अपने घर में रह रहे थे, बाहर नहीं घूम रहे थे, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आई। तो बचाव ही सर्वोत्तम सुरक्षा, छोटी सी कहानी आप इस पर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो सैम्पल पेपर अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं इस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी आपको कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए वो भी आप मुझे क्लियर कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसी सब्जेक्ट की आपके लिए लेके आऊँगा। और बाकी जैसे पोस्ट होते रहेंगे सारी वीडियोज़, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप जा कर के देखिए, सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी अभी कर लीजिए। धन्यवाद।